हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पिछले क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम लोग 61 से देखेंगे। 61 क्वेश्चन था, कल ओनली डिस्कस हुआ था कि क्वेश्चन क्या है, बट आंसर का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेंडन्स आर स्टील रेनफोर्समेंट्स मैंडेटली रिक्वायर्ड फॉर विच प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट। एक मान लीजिए प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट है, पहले से कोई जो एलिमेंट है उसको कास्ट कर दिया गया है। कंक्रीट का कंक्रीट का कोई एलिमेंट है वो पहले से कास्ट कर दिया गया है, उसमें टेंडन लगेगा, या प्री फैब्रिकेट कंक्रीट में लगेगा, या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। क्या है कि कंक्रीट है भाई साहब, बट स्ट्रेस कंडीशन में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट एलिमेंट एंड प्री स्टील एलिमेंट, प्रेस्ड स्टील एलिमेंट्स। तो जहाँ तक क्या है कि अगर आप बात करेंगे, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, कि हम लोग जो एक कंक्रीट चैप्टर, कंक्रीट जो सब्जेक्ट है आरसीसी, उसमें एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट। तो सिंपली हम लोग उसी सब्जेक्ट में, हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ते हैं टेंडेंस वगैरह। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो यस, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। देखिए, तो 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62, the command which is used to make a regional geometry in the AutoCAD is regional geometry। क्या है यहाँ पे? रीजनल ज्योमेट्री बनाना है। अब देखिए, रीजनल ज्योमेट्री बनाना है तो अब इसका आंसर मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है क्या होगा। आरईजी होगा, एरे होगा, सीओ होगा, ट्रिम होगा, क्योंकि मैंने ऑटोकेड किया है बट बहुत पहले किया है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये रिमेम्बर, मैं तो ये बोला ही नहीं बात। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है भाई साहब, याद रखिएगा। तो ऑटोकैड हालांकि मैं टॉपिक बाद में कवर करूंगा, तो क्या है देख लेते हैं। अगर फिर भी अपने रीजनिंग, एज पर माय रीजनिंग अगर मैं कुछ बोलूं, तो क्या होना चाहिए? रीजनल ज्योमेट्री बनाने का मतलब क्या है कि किसी रीजन का ज्योमेट्री बनाना होगा। इट मीन्स पॉलीगन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बट आई आई कैनॉट कमेंट क्या होगा। लेट्स सी, ए ऑप्शन होगा भाई, आर ई जी ओ, रीजनल से स्टार्ट ही आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या कहता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, कोई डिवाइस है जिससे हम लोग फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट होता है उससे मेजरमेंट करते हैं फोर्स को यहाँ पे। तो थर्मोमीटर नहीं होगा, मैनोमीटर भी नहीं होगा। मैनोमीटर से क्या करते हैं? मैनोमीटर से तो हम लोग डिफरेंस हेड मेजरमेंट करते हैं, हेड डिफरेंस। और फिर थर्मोमीटर से आपको पता ही है टेम्परेचर वगैरह। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और स्प्रिंग बैलेंस पे टिक मारेंगे, डी ऑप्शन। आगे देखिए क्या है। एच डी एफ बोर्ड मीन्स हार्डेंड ड्राई फाइबर बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, हाई डेंसिटी फ्लैट बोर्ड, हार्डेंड डेंस फाइबर बोर्ड। ये आई थिंक टिम्बर टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन होगा, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है भाई साहब, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज ए कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस tactical missile developed by DRDO? आकाश, ऑप्शन बी आकाश है। अस्त्र, आकाश, शौर्य, त्रिशूल। नहीं, आकाश होना चाहिए, देखते हैं क्या है। सी है, शौर्य छोड़ा था इन्होंने। ओके, आगे देखते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज नोन एज, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक मेथड, क्रिटिकल मेथड,
लोड फैक्टर मेथड और ऑल ऑब्जर्व। क्या है कि एक लिमिट स्ट्रेस मेथड होता है और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। जब आप डिज़ाइन कीजिएगा स्टील स्ट्रक्चर में, अगर हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर की, तो क्या है कि एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन होता है और एक लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन होता है। क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस से करने में क्या होता है कि अगर एक चीज़ को डिज़ाइन करें वर्किंग स्ट्रेस से, तो अगर ये 100 रुपये में डिज़ाइन हो रहा है लिमिट वाला, तो ये उससे ज़्यादा होगा, 100 प्लस में होगा, मे बी 110 में होगा, 120 में। तो ये ऑप्टिमम होता है। तो ये वर्किंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? इलास्टिक मेथड बोलते हैं। यस, विद इन इलास्टिक रेंज में हम लोग डिज़ाइन करते हैं। बट लिमिट स्टेट में क्या है कि इलास्टिक से ऊपर भी जाके डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इलास्टिक तक तो मेटल हमारा टूटता थोड़ी है, वो तो फेल्यूर होता है और अल्टीमेट के बाद टूटता है। तो अल्टीमेट तक डिज़ाइन करते हैं लिमिट में। तो यस, इलास्टिक मेथड बोलते हैं, लोड फैक्टर मेथड, क्रिटिकल मेथड भी बोलते हैं। ऑल ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ओ, बी ऑप्शन इन्होंने दिया करेक्ट। इलास्टिक मेथड, क्रिटिकल मेथड एंड लोड फैक्टर मेथड आई थिंक इसको नहीं बोलते हैं, ओनली इलास्टिक मेथड बोलते हैं, इतना मुझे पता था। इलास्टिक मेथड, तो इलास्टिक मेथड इसको बोलते हैं। तो क्रिटिकल और लोड मेथड क्यों नहीं बोलते होंगे? मे बी क्रिटिकल क्या है कि अल्टीमेट तक जाने के बाद, और क्रिटिकल लिमिट जाने के बाद वो इसको बोलते हैं आई थिंक, लिमिट स्टेट मेथड को क्रिटिकल मेथड बोलते हैं। तो ये हो गया इलास्टिक मेथड। क्या है कि यहाँ पे देखिए डिस्कशन चल रहा है, मे बी मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ किसी किसी क्वेश्चन में, तो जस्ट फॉर डिस्कशन कि कैसे क्या रीजनिंग लगानी है क्वेश्चन को आंसर सेलेक्ट करते समय, क्या आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, और आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। ए सीजर्स क्रॉस ओवर कंसिस्ट ऑफ एन डायमंड एंड a scissors crossover consists of one diamond and 3 turnout, 1 turnout, 4 टर्नआउट और 2 टर्नआउट। ये क्या होता है भाई? ये तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है। सीजर्स क्रॉसओवर होता क्या है? इसके लिए क्या सर्च करें क्या? सीजर्स क्रॉसओवर एक बार सर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये टर्मिनोलॉजी आज तक नहीं मिला है, तो हो सकता हो कुछ नया मिल जाए सीखने को। ओ भाई साहब, सीजर्स क्रॉसओवर क्या है? ये रेलवे से रिलेटेड है। सीजर्स क्रॉसओवर, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सीजर्स क्रॉसओवर कैसा दिखता है? इस तरीके से। सीजर्स क्रॉसओवर है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक डायमंड होता है, एक डायमंड तो होता ही होता है, ये डायमंड है। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये डायमंड बना रहा है, एक डायमंड होता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। भाई साहब ये रेलवे से है, रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। और 4 टर्न आउट, 3 टर्न आउट, 2 टर्न आउट, 1 टर्न आउट, मतलब टर्न होके बाहर जाने का रास्ता एक होगा, ये बोल रहा है। तो ये डायमंड हो गया टर्न आउट, एक दो, दो मेरे को दिख रहा है, आई थिंक दो ही दिख रहा है। देखते हैं कितना इन लोग बोलता है, दो दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या करेक्ट दिया है इन्होंने। तो सी ऑप्शन होना चाहिए सही आई थिंक। ए ऑप्शन 4 टर्न आउट होता है। 4 टर्न आउट कैसे होगा भाई? कंफ्यूजन ही हो जाता है। 4 टर्न आउट इसमें दिख रहा है क्या कहीं पे? मे बी मैं मिस्टेक हो रहा हो मेरे से, तो आप एक 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 ही है ना ये, एक दो। ओ आई थिंक यहाँ पे इस वाले पे, इस वाले पे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा चीज़ें। 4 टर्न आउट कैसे होगा? ये क्या फिगर है? ओ दोनों साइड मिला करके भाई, दो इस साइड दो उस साइड, 4 हो गया। ओके ओके, दो इधर दो इधर, दो दो साइड में 4 हो गया। ओके ओके, ये कॉन्सेप्ट है। बट ये क्या है कि टर्मिनोलॉजी है, आपको टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि रेलवे इंजीनियरिंग में किस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन को 4 टर्न आउट होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? 67, 67 हो गया, 68।
द कंबाइंड नेम फॉर द टू टेस्ट, elongation index and the flakiness index is, अच्छा ये किससे रिलेटेड होता है, ये मैं टेस्ट किया भी हूँ। ये जो एग्रीगेट होता है ना, गिट्टी गिट्टी एग्रीगेट पे टेस्ट किया जाता है ये। इलोंगेशन टेस्ट क्या होता है कि कितना लंबा है। फ्लैकीनेस टेस्ट भी करते हैं। फ्लैकीनेस टेस्ट भी हम लोग शायद विड्थ वगैरह या कुछ करने के लिए, मतलब ये शेप से ही रिलेटेड होता है, इतना मुझे पता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, शेप से रिलेटेड। एक में शायद एलोंगेशन चेक करते हैं, एक में शायद फ्लैकीनेस में विड्थ वगैरह चेक करते हैं क्या। अगर आप कहें तो फ्लैकीनेस का अगर मीनिंग हमें पता चल जाए, फ्लैकीनेस इंडेक्स, अगर आप देखना चाहते हैं क्या होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स, तो आई विल शो यू। ओके, द परसेंटेज बाय मास, तौल के, द परसेंटेज ऑफ स्टोन in an aggregate having an ALD of less than 0.6 time their average dimension। अब ALD क्या होता है भाई साहब, एवरेज ALD क्या होता है भाई। The flakiness index of aggregate is the percentage by weight of particle whose least dimension is less than 0.6 time their the mean dimensions। ओ देखिए यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ अगर स्क्रीन को, देखिए द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट is the percentage by weight of particle whose least dimension, मतलब least dimension मतलब thickness is less than 0.6 time their mean dimension। मान लीजिए आपने 200 एग्रीगेट उठाया, 200 गिट्टी उठा लिया, 200 में से आपने क्या किया कि वेट किया, और जीरो मीन डायमेंशन उसका क्या है, सबका डायमेंशन मेजरमेंट किया, उसका मीन डायमेंशन मान लीजिए आया, मीन डायमेंशन आ गया मान लीजिए 2, ऐसे 2 यूनिट मान लीजिए, यूनिट कुछ भी होगा मैं समझाने के लिए, 2 आ गया, ठीक है। तो फ्लैकनेस इंडेक्स इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल हुज लीस्ट डायमेंशन, चलिए, और उस फिर आ गया आपके पास 2 आ गया उसका मीन डायमेंशन, क्योंकि एक का मान लीजिए कितना था 1.8 होगा या 1.5 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 1.2.2 होगा, तो ऐसे जब मीन आपने निकाला तो आपको आ गया 2, ठीक है, 2 यूनिट आ गया। तो जब 2 यूनिट आ गया तो 2 को 0.6 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 1.2 आएगा। अब 1.2 से उस 200 सैंपल में से 1.2 से जिसका भी मान लीजिए उसमें से थिकनेस सबका मेजरमेंट किया, और 100 पार्टिकल का या 80 पार्टिकल का क्या आ गया, 80 जो उसमें गिट्टी हैं उसका आ गया क्या, 1.2 से थिकनेस कम आया, मतलब 1.1 आया और 1.2 से कम रहा, तो वो आपका फ्लैकीनेस इंडेक्स हो जाता है। समझ में आया। एलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन, मतलब लेंथ, यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही थी, लीस्ट डायमेंशन का मतलब थिकनेस और ग्रेटेस्ट डायमेंशन का मतलब लेंथ, हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन। अब क्या है कि 8 पार्टिकल का हमने पहले क्या 200 पार्टिकल का थिकनेस मेजरमेंट किया था, अब 200 पार्टिकल का लेंथ मेजरमेंट करेंगे, लेंथ मेजरमेंट करके एक कॉलम में रख देंगे, फिर उसका जब मीन निकालेंगे तो मान लीजिए आ गया 5 यूनिट आ गया, मीन जब 5 आ गया उसका, तो 1.5 से उसका गुना करेंगे, 5 का 1.8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यह 5 1 जा 5
और 0.8 से 5 का कीजिएगा तो 4 आएगा, मतलब 9। ठीक है, अब मान लीजिए उसमें से 10 पार्टिकल का क्या है, जो लेंथ है वो 10 है, तो क्या हो गया, इलोंगेशन इंडेक्स कितना हो जाएगा, 10। मतलब परसेंटेज करेंगे, मतलब 10 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 200, 100 से 100 गया तो नीचे बच गया 2, और 2 से तो मतलब 5% है इलोंगेशन इंडेक्स उसका। और ऊपर वाले में 80 आया था ना, तो 80 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो नीचे दो मतलब 40% उस एग्रीगेट का फ्लैकनेस इंडेक्स है। ऐसा नहीं कि 200 अलग उसके लिए लेंगे, 200 नहीं, 200 वही रहेगा जो फ्लैकनेस के लिए 200 लिए थे, वही पार्टिकल इलोंगेशन के लिए भी 200 रहेगा। तो ये ओवरऑल आइडिया रहा भाई। ये रिमेंबर रखिएगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा ये किया, साइज को छोटा कर लेते हैं 100 पे। यस, नाउ मूविंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये शेप से रिलेटेड होता है, याद रखिए। एक थिकनेस, फ्लैकीनेस जो है वो थिकनेस से रिलेटेड रहेगा। फ्लैकीनेस जो है, पेन लेना पड़ेगा। फ्लैकीनेस जो है आपका, ये थिकनेस से रिलेटेड रहता है, थिकनेस से। और इलोंगेशन इंडेक्स जो है वो लेंथ ऑफ द पार्टिकल, और ये परसेंटेज में लिखा जाता है भाई साहब, याद रखिएगा कि कितना परसेंटेज, 1/8 टाइम्स ऑफ पार्टिकल का जो भी लेंथ है। इलोंगेशन इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, EI डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये क्या होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डाया, ये भी मीन एल, और यहाँ भी मीन थिकनेस, टी लिख रहा हूँ थिकनेस को, टी मीन डिवाइड बाई टोटल पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये परसेंटेज में इंटू 100 यहाँ रहेगा, इंटू 100 यहाँ भी रहेगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मोटा मोटी। अगर आपने कभी पढ़ा है तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तब भी मैं पूरा सरल भाषा में बता दिया भाई साहब। आगे बढ़ जाते हैं। द double lashing shall be designed to resist transverse shear VT equal to, where P is the total load acting on the column। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डबल लैसिंग सेल बी डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर। मान लीजिए भाई एक आपके पास कोई बीम है, या कोई एलिमेंट है जो कनेक्ट करता है एक चीज़ से दूसरे चीज़ को, और उस पर सीयर तो एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है, एक ट्रांसफर सीयर भी लग रहा है। ठीक है, ट्रांसफर मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर किसी चीज़ को आप खींचेंगे, ठीक है, किसी चीज़ पे अगर ये करेंगे तो लेंथ तो उसका बढ़ेगा, ट्रांसवर्स भी उसका थोड़ा टाइम घटेगा। तो जो ट्रांसफर सीयर जो लग रहा है, ये कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो डिज़ाइन करेंगे जो ट्रांसफर सीयर, वो लोड मान लीजिए P इज इक्वल टू 100 लग रहा होगा, या 100 लग रहा होगा, ठीक है, 100 किलो न्यूटन। तो वो सीयर कितने के लिए डिजाइन करेंगे, 5% ऑफ P, 200 मानते हैं, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करेंगे, या 3.7%, या 2.5% P, या 1.25% P, बताइए भाई साहब। लैटरल शियर की बात हो रही है, ट्रांसवर्स शियर की, ट्रांसवर्स शियर की बात हो रही है। और ये टोटल लोड अगर आपका P है, तो ये कितने के लिए डिजाइन होगा, 3.7% ऑफ P, 75। मैंने यार इसको कहीं तो कहीं पढ़ा है, ये शायद से शायद 3.75 ही होता है यार, देख लेते हैं क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है। सी ऑप्शन, 2.5% के लिए डिजाइन करते हैं, रिमेंबर रखिएगा। ट्रांसफर ईयर क्या है, अब देखिए ये सब चीज़ें क्या है कि जब रनिंग में रहती हैं, जब आदमी जब प्रिपरेशन करता है या पढ़ता है बुक को, तब याद रहती हैं, ऐसे याद वाद कुछ नहीं रहता है। क्योंकि मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रहा हूँ अभी, या मैं जो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ वो रिलेटेड है मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स से, या वो किसी दूसरे सब्जेक्ट से, सर्वेइंग से रिलेटेड है, तो उसकी चीज़ें याद रहेंगी, बाकी सब तो आदमी भूल ही जाता है। तो यहाँ पे जस्ट एक जनरल डिस्कशन हो रहा है आपके साथ। तो जो ट्रांसफर ईयर जो डिजाइन करेंगे वो 2.5% ऑफ टोटल लोड। क्या मतलब होता है, साथ साथ में मतलब भी समझाते जा रहा हूँ जितना मुझे पता है।
आप भी कमेंट कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि और भी जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको आइडिया लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में हो आ रहा हो या नॉलेज हो। द 5 year term of a president is calculated from the, ओ ये क्या है भाई साहब, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट भाई कब से कैलकुलेट, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द एज्यूम चार्ज, डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट, day he assumed charge, first day of month following the month he assumed charge। ओहो, अरे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन थोड़ी भाई साहब, जिस दिन डे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम चार्ज, डे ही एज्यूम चार्ज, ऐसा कुछ है क्या? मंथ मंथ का भी गेम रहता है क्या भाई? हाँ, डे जिस दिन भाई चार्ज लिया उसी दिन से गेम हो जाता है, ऐसा नहीं कि महीने से होगा। ये तो सिंपल सी बात थी। लिक्विडिटी रेशियो, अच्छा जी, डी ऑप्शन आ गया। हाँ, तो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो इज यूज फॉर, ये जियोटेक से है, सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। लिक्विडिटी कब यूज करते हैं भाई साहब? लिक्विडिटी का मतलब क्या? सॉइल में पानी, यही हुआ लिक्विड का मतलब। टू obtain much insight into the present cash solvency of the firm। ओ ये लिक्विडिटी इंडेक्स नहीं है भाई साहब, ये लिक्विडिटी दूसरा चीज है, ये सीपीएम पर्ट का चीज है भाई साहब। ये ना कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, सच बता रहा हूँ। ये क्या है कि ये बहुत ही अलग ही चीज है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आई थिंक लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी का टर्म मैं सुना हूँ, पहले पढ़ा भी हूँ इसको यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, रुकिए सर्च कर लेता हूँ। आई थिंक किसी चीज को जब दूसरे चीज में मर्ज करते हैं तो वो होता है क्या? टू कंपेयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू शॉर्ट टर्म, ये नहीं होगा। टू obtain much insight into the present, to measure the firm ability to meet the shortcut obligations। लिक्विडिटी रेशियो आई थिंक किसी चीज को, एक बड़े चीज में दूसरे चीज को मर्ज करना, वो लिक्विडिटी है क्या? देखते हैं क्या है। तो मुझे ऐसे तो आइडिया है नहीं, तो मैं कैसे बताऊं, कि सर्च ही कर लेते हैं। The liquidity ratio is a measure which is used to indicate whether a debtor will be able to pay their short term debt, जो भी ऋण उड़ लिया होगा, short term debt of with the cash they have readily available, or whether they will need to be raise additional capital to cover the amount। अच्छा भाई साहब, जो भी आपने उधार उधार लिया होगा वो शॉर्ट टर्म में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उससे रिलेटेड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इस पे। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू शॉर्ट टर्म रिसोर्स अवेलेबल टू मीट दीज ऑब्लिगेशन, टू obtain मच insight, ये तो गलत हो गया। टू मेजर द फॉर्म एबिलिटी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी भाई साहब, ओ बी में ऑल ऑफ द ऑप्शन आ गया क्या? टू मेजर द फॉर्म एबिलिटी टू मीट द शॉर्टकट ऑब्लिगेशन, यस ये होगा बिल्कुल भाई साहब। लिक्विडिटी यही रेशियो बताएगा कि वो शॉर्ट टर्म में पैसा वैसा दिया है कि नहीं दिया है, किसी को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। टू कंपेयर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू शॉर्ट टर्म रिसोर्स, ओके। टू obtain मच insight into the present कैश, ओ कैश की बात हो रही थी यहाँ पे, देखिए कैश दे अवेलेबल, दे हैव द रीडली अवेलेबल, तो इस तरीके से बात है। ठीक है, इसमें सारा ऑप्शन सही होगा। सिविल से ज़्यादा रिलेटेड है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सिविल से ही रिलेटेड है, बट इसको कहाँ पढ़ता है एक इंजीनियर यार,
मुझे तो नहीं लगता है कि जो इससे रिलेटेड होगा भाई। हाँ, इसको पढ़ता है। ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ, नहीं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। म्यूलर्स ब्रेसलियस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ड्रॉ। ये जानते हैं कहाँ अप्लाई होता है? ये होता है, मैं कहाँ पढ़ा हूँ इसको, आईएलडी। आईएलडी में यूज करते हैं। टू ड्रॉ द फेरेटिक लाइन डायग्राम टू स्टैटिकली डिटर्मिनेट, नहीं, टू ड्रॉ ए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, यस, आईएलडी ऑफ द स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ओनली, टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम टू स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इंडिटरमिनेट, बोथ के लिए यूज करते हैं भाई साहब, बोथ के लिए होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, म्यूलर प्रिंसिपल याद रखिएगा। विच फोल्डर रिटेन्स कॉपी ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट एट रेडी टू सेंड? ड्राफ्ट में होता है यार। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, इतना नौटंकी क्यों करता है? ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, a time varying electric field produce a magnetic field. Aha, what a question. A time varying electric field, टाइम वेरिंग भाई साहब, टाइम के साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और था, 10 मिनट के बाद कुछ और हो गया, 5 मिनट 11 मिनट में कुछ और है, ये बोल रहा है, मतलब अनस्टडी है। प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ए टाइम varying electric field produce a magnetic field, this phenomena is called क्या? किरचॉफ लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, फैराडे लॉ और हर्ट्ज लॉ। 10-12 का क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो मुझे यार मैं क्या बताऊं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में कौन से है, इसमें तो मेरे को लग रहा सारे ही हैं भाई साहब। किरचॉफ लॉ होगा क्या? किरचॉफ लॉ तो नहीं लग रहा मुझे। फैराडे होगा क्या? एम्पियर मैक्सवेल होगा क्या? हर्ट्ज होगा क्या? फैराडे देते हैं, देखते हैं क्या होगा। बी ऑप्शन दो, ये सी ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब। एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं इसको। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है वो, अगर वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस तरीके को, ये भाई इसको, ये सबसे पहले मैक्सवेल भाई साहब, एम्पियर मैक्सवेल ने देखा होगा, इसलिए ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म सिंगल कन्वर्जन? ये क्या है भाई साहब? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म सिंगल कन्वर्जन, मतलब माउस सिंगल कन्वर्जन, कीबोर्ड सिंगल कन्वर्जन का मतलब नहीं समझा यार। वो सिग्नल है भाई साहब, सिंगल नहीं, सिग्नल कन्वर्जन। ओ ओके ओके ओके, माउस कीबोर्ड से सिग्नल कन्वर्जन करता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन? मान लीजिए हमने कीबोर्ड से 1 क्लिक किया, ए बी सी डी क्लिक किया, तो यहां से तो सिग्नल हमने दिया, कीबोर्ड से सिग्नल दिया। कन्वर्ट कौन करता है, प्लॉटर करता है या मॉड्यूलेटर करता है? ये बात हो रहा है भाई। हमने इससे तो दे दिया, एक सिग्नल दे दिया कि ए लिखो, ए दिखाओ भाई स्क्रीन पे, लेकिन कुछ तो कंप्यूटर में जो होगा ना कि इस सिग्नल को बताएगा, ऐसा सिग्नल आया तो ए के लिए बोला जा रहा है, वैसा सिग्नल आया तो बी के लिए बोला जा रहा है, कुछ सिग्नल आया तो इसके लिए बोला जा रहा है। तो वो सिग्नल कौन, माउस कीबोर्ड तो करता नहीं है, मॉड्यूलेटर और प्लॉटर करता है क्या? इसी दोनों में से कोई होना चाहिए यार। मॉड्यूलेटर है, प्लॉटर है, क्या है? मॉड्यूलेटर करता है, याद रखिएगा भाई। मॉड्यूलेटर सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द हार्ड रॉक स्ट्राटा इज वेरी ग्रेट डेप्थ, अच्छा, देन द feasible economical pile type, if the hard rock strata is very great depth, भाई साहब बहुत नीचे है, इतना पैसा खर्चा करेंगे क्या पाइल बनाने के लिए, पाइल फाउंडेशन डालने के लिए नीचे तक जाएंगे क्या? मान लीजिए आपको फिजिबल करना है, इकोनॉमिकल करना है, इतना दूर तक नहीं जा सकते हैं, हमें हार्ड स्ट्राटा तक नहीं जाना है, तो क्या करेंगे? अंडर रिम्ड पाइल लगा देते हैं। अंडर रिम्ड पाइल में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं,
अंडर रिम्ड पाइल बहुत आसानी से बनता है। ये मान लीजिए आप पाइल ऐसे डाल दिए, हार्ड स्टार्टा मिल गया, ठीक है। अब आपको हार्ड स्टार्टा नहीं मिल रहा है तो अंडर रिम्ड में क्या करते हैं, हार्ड स्टार्टा यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बल्क वगैरह बना देते हैं, बल्क वगैरह निकाल देते हैं, ताकि ये जो चीज़ है ना, ये इसको ना ही नीचे जाने देगा ना ही ऊपर जाने देगा। उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। अंडर रिम्ड पाइल मिट्टी के अंदर ये सब ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ओ सी, फ्रिक्शनल पाइल। फ्रिक्शनल पाइल भी यूज करते हैं बिल्कुल। फ्रिक्शनल पाइल से क्या होता है कि फ्रिक्शन के हिसाब से, देखिए इसी तरीके से ना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं भाई साहब। इंड बियरिंग पाइल का मतलब होता है कि हार्ड स्टार्ट हो, इसका मतलब मुझे पता नहीं है बेटर पाइल का। अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है, अंडर रिम्ड ये मैंने आपको बता दिया। फ्रिक्शनल पाइल क्या होता है, फ्रिक्शनल पाइल ये होता है कि जो भी आप पाइल डिजाइन करेंगे, वो जो सॉइल स्ट्रेटा है आसपास में, वो फ्रिक्शन के थ्रू इसको ऊपर उठा के रखेगा, इस पाइल को नीचे नहीं जाने देगा। हमने पिछला क्वेश्चन एक डिस्कस किया ही था। अगर साइड की सॉइल ऐसे हो गई तो वो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शनल पाइल इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा भाई साहब। हालांकि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको भी आई थिंक फ्रिक्शनल पाइल बोलते हैं क्या, देखिएगा आप लोग। देखिए इसी तरीके से रीजनिंग मेरी गलत हो गई यहाँ पे भाई साहब, तो ऐसे रीजनिंग आपकी भी गलत हो सकती है, तो मेरे गलती से आप लोग सीखिए। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। भाई सर्कुलर में 6 डालते हैं, ये रटा रटाया होना चाहिए आपको। सर्कुलर में 6 डालते हैं, रेक्टेंगुलर होगा तो 4 डालेंगे, 1 2 3 4, मिनिमम बात हो रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फील्ड वेन शियर is a appropriate field test for obtaining the shear strength of which of the following। ये एक फील्ड क्ले के लिए करते हैं भाई, वेन शियर टेस्ट तो क्ले के लिए होता है, ये कोई क्वेश्चन हुई क्या। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर बोगो कंपाउंड्स हैज द मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द हाइड्रेटेड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। पानी आपने मिला दिया भाई साहब सीमेंट में, बात को समझिए। आपके पास क्या है, अच्छा इनका नाम नाम नेम भी दे दिया है। फैलिट बोलते हैं C4AF को, सिलेट बोलते हैं C3A को, बेलिट बोलते हैं C2S को, एलिट बोलते हैं C3S को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर बोगो कंपाउंड्स हैज द मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये यार क्वेश्चन में ये सुना हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो सीमेंट होता है उसमें किसका परसेंटेज ज्यादा हो। फास्ट सेटिंग करवाना है तो आप एलुमिना को ज़्यादा डाल, C3A को। आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करना है तो C2S को डालो। जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना है तो C3S को डालो। ऐसे होता है। यहाँ में ये क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, ये तो कंफ्यूजन डाल दिया मेरे को। विच ऑफ द फोर बोगो कंपाउंड्स हैज द मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कौन सा होगा भाई। भाई क्या है, ये आपके पास मान लीजिए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा ये है। देखिए आप हाइड्रेशन जब डालेंगे, पानी डालेंगे, तो क्या ये इनमें से कोई एक ज़्यादा हो जाएगा क्या। यहाँ पर रिएक्शन वेक्शन पूछ रहा है क्या भाई, कि सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा इन चारों में से। क्या बताऊँ यार, क्वेश्चन कैसे है ये तो मैं आउट ऑफ थिंकिंग जा रहा है भाई साहब, आउट ऑफ माई रीजनिंग रियली। बिल्कुल तर्क मेरा काम नहीं कर रहा इसमें, आउट ऑफ रीजनिंग।
क्या ही होगा, मैं ये मारूंगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़ा इसका रिलेटेड होता है कि आपको अगर सीमेंट को धीरे धीरे सेटल वेटल करवाना है तो इससे रिलेटेड। देखते हैं क्या होगा। डी ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर क्या कह रहा है। ओ विराट कोहली आ गए, महेंद्र सिंह धोनी आ गए, सचिन तेंदुलकर आ गए। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रेड बस, रेड बस का कौन है भाई? ये है महेंद्र सिंह धोनी है। एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ फ्रूट नंबर। भाई साहब ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया यार। भाई क्रिटिकल कंडीशन फ्लो है, वो रेक्टेंगुलर चैनल हो या कुछ हो, कोई भी लेना देना हो, भाई फ्रूट नंबर को लेना देना थोड़ी होता है। और क्रिटिकल, खास करके क्रिटिकल कंडीशन को थोड़ी लेना देना होता है कि कौन सा चैनल है। ये तो वन होता ही है क्रिटिकल पे। लेस देन वन होगा तो सब हो जाता है, ग्रेटर वन होगा तो सुपर हो जाता है, सुपर क्रिटिकल। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो, आगे बढ़ते हैं। इन 2019 वेयर वॉज द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इनोग्रेटेड बाय द नरेंद्र मोदी। बताइए भाई साहब, कैंसर इंस्टीट्यूट इंदौर, इंदौर में किया गया, हरियाणा में भाई साहब, गुड यार। चलिए, ए लेयर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, 83 क्वेश्चन, ए लेयर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अंडर वाटर मॉइस्चर इनसाइड द बिल्डिंग इधर बाय सीपेज और बाय लीकेज इज नोन एज। वाह वाह वाह, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डैम प्रूफ करते हैं, डैम प्रूफिंग कर देते हैं भाई, कि डैम्पनेस ना जाए इसमें। क्या है कि एक बिल्डिंग है, अगर उसमें मॉइस्चर ना जाए, ये सब नौटंकी न जाए, पानी तानी, तो डैम प्रूफिंग करवा दो सिंपली, पैसा है तो। आगे क्वेश्चन क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लैमिना। लैमिना का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लैमिने का मतलब होता है कि जो दो, अच्छा किसी बॉडी का मान लीजिए एक तीन होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई होता है, ठीक है, तीन डायमेंशन है। तो क्या हो, लंबाई चौड़ाई के कंपेयर में जो मोटाई है, या इन तीनों में से कोई दो डायमेंशन के कंपेयर में जो तीसरा डायमेंशन है वो बहुत ही कम हो, ठीक है। मान लीजिए कागज, या मान लीजिए कॉपी, मान लीजिए आप कॉपी का देखिए लंबाई चौड़ाई कितना होता है, थिकनेस कम होता है। एक पतला कॉपी आप लो तो, पतला कॉपी, ये नहीं मोटा कॉपी ले लिया और कंपेयर कर रहे हैं, पतला कॉपी लेके दो, लंबा पतला कॉपी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात हो रही है। तो क्या बोलो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लैमिना, भाई साहब वो भी लैमिना यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि शेप टेढ़ा मेढ़ा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? मिड पॉइंट एट इट्स एक्सिस, यस मिड पॉइंट पे। बॉटम, द बॉटम सरफेस, बॉटम पे करेगा, बॉटम पे तो नहीं करेगा। द सेंटर ऑफ हैवी पोर्शन, यस सेंटर ऑफ द हैवी पोर्शन कर सकता है। अब इसमें हैवी पोर्शन कहाँ से आ गया यार? ये तो इतना कंफ्यूजन क्यों बना रहे हैं यार। अच्छा लेमिना को यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लिए क्या, लेमिना वही होता है। लेमिना को हम भाई, ऐसा है क्या कि एक एक मान लीजिए लोहे, लोहे के ऊपर प्लास्टिक का, प्लास्टिक रख के बना दिए। अब जो हैवी है वो हैवी में बिल्कुल लाई करेगा यार, ऐसा कुछ है। तो क्लियर क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। अब क्लियर कट क्वेश्चन नहीं होने से बहुत सारा एक सवाल उठता है मन के अंदर। द बॉटम सरफेस, अब जरूरी है कि भाई बॉटम में लगा हुआ है कि अपर में लगा? मान लो अपर में मैंने लोहा लगा दिया, नीचे में प्लास्टिक है, तो कहाँ से बॉटम सरफेस में लाई करेगा? ए ऑप्शन यार करेक्ट मुझे लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लेकिन बात हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां लगता है जहां पे क्या हो कि वेट, वेट से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड नहीं है। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, कहीं भी लाई कर सकता है यार, मैं तो कहीं भी मार दूंगा। ऑल ऑप्शन करेक्ट, ये है। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का आप लैमिना बना रहे हैं।
अच्छा यहाँ पे यूनिफॉर्म लैमिना बोला है, यूनिफॉर्म लैमिना बोला है तो हो सकता है इससे कंपेयर करके कि भाई आपको यूनिफॉर्म लैमिना है, तो यूनिफॉर्म लैमिना तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, नीचे प्लेट रख दिया स्टील का, उसके ऊपर एक परत लगा दी हम और प्लास्टिक का लगा दिए, तो ये भी तो यूनिफॉर्म हो गया। इस सेक्शन पे देखोगे तो लोहा प्लास्टिक है, इस सेक्शन पे देखोगे तो लोहा प्लास्टिक है, तो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। मतलब कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस देखो इन्होंने दिए हैं। तो इस तरीके से रीजनिंग यहाँ काम नहीं करी मेरी, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, ऐसे गलती मत कीजिएगा। मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the cell is given by formula। maximum number of electron n स्क्वायर होता है, आई थिंक डी ऑप्शन 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सोना कहाँ होता है यार लिक्विड में, लोग भर भर के ले जाएंगे। सिल्वर भी नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। जर्मेनियम होता है, गैलियम का मैंने कोई नाम सुना है, होता है क्या? इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ए या डी। ए है भाई साहब, गैलियम है। गैलियम का मैंने भी सुना था पहले। तो गैलियम क्या होता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ये। 89 क्या कह रहा है, 87 क्या कह रहा है क्वेश्चन। A square column section of size 350 mm is reinforced with the 4 bar 25 mm diameter and 4 bar of the 16 mm diameter, then the transverse steel should be। ओ भाई साहब, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज, आपके पास एक स्क्वायर कॉलम है जिसका साइज क्या है यहाँ पे 350, ये भी 350 है mm। 4 बार 25 डायमीटर का, 1 2 3 4, और इसका फाई क्या है, फाई है 25 mm एंड 4 बार ऑफ द 16 mm डायमीटर, और 4 बार जो है वो 16 mm डायमीटर का है, बीच बीच में 4 बार लगे। इसका जो बीच वाले का है वो क्या है 16 mm। अच्छा ये बीच में होगा कोने में होगा ये डिपेंड नहीं है, मैं ऐसे बना दिया, ठीक है। देन द ट्रांसवर्स स्टील शुड बी, ट्रांसफर कितना देंगे, मतलब ये जो देते हैं ना यहाँ पे इसको रिंग रिंग रिंग, ये रिंग भाई कितना देंगे 6 mm डायमीटर का देंगे क्या, 250 mm पे 8 mm डायमीटर। इसका एक ये होता है ये कोड का प्रोविजन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद निकाला गया होगा। 5 mm का तो देंगे ना भाई, 8 mm का देंगे या तो 6 mm का देंगे। यहाँ पे क्या है कि 350 एक बार आया, यहाँ पे 250 एक बार आया। हम भैया किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे 6 वाले के साथ जाएंगे। 6 mm डायमीटर एट द रेट 250, सी ऑप्शन ठोकूंगा मैं। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कभी कभी अंधा भी लग जाता है थोड़ा सा दिमाग लगाने से, तो ऐसे भी रीजनिंग आप कर सकते हैं, बट ये फेल हो जाता है, याद रखिएगा कभी कभी। इफ द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इज 0.04 सेकेंड, टाइम पीरियड, ठीक है टाइम पीरियड है 0.04 सेकेंड है। अरे भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी ये क्या है भाई, यहाँ पे कर दो 100 आ गया 25 आएगा, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। ए ऑप्शन। अगला क्या है, रैनुब्ला डिपॉजिट ऑफ RS भाई 1200 नाउ, rupees 800 2 year from now, and rupees 1005 year from now, if the saving bank rate in interest is 5%, सी विल। अच्छा ये नाम क्यों रख दिया भाई साहब, कुछ ढंग का नाम रख लेते जो सबको पता हो। नेबुला नाम क्या है भाई, रेबुला, रेनुबला। अब भाई 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 मैं तो सही से पढ़ भी नहीं पाया, रेनुबला लिखे भाई, राम लिख देते, इतना लंबा काहे लिख दिए। सी विल रिसीव एन अमाउंट, ही यहाँ पे लिख देते सी की जगह, रिसीव एन अमाउंट एक्स 10 year फ्रॉम नाउ, वेयर एक्स इज।
क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 1200 रुपया भाई वो रखा है पहले, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट रेट या पर ईयर का बात हो रहा है क्या यहाँ पे, महीने का देते हैं क्या? बैंक वाले तो सलीना देते हैं, और आप लेने जाओ तो मंथली बात करते हैं। ठीक है, 1200 रुपया है, दिया है। फिर दो और कितने, 10 साल के बाद ना, तो 1200 ये हो गया, 800 रुपया इसने जमा कर दिया, और इसका इंटरेस्ट मिलेगा कितने कितने साल के लिए? इंटरेस्ट इसका मिलेगा 8 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि 2 साल 10 साल में इस रुपया ले रहा है ना, तो 800, और इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5/100, ठीक है। प्लस 1000 रुपया 5 साल के लिए, 1000 रुपया दिया, ठीक है। फिर 1000 रुपये पर 5 साल के लिए इसको क्या होगा, 5% का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद जमा कर रहा ना भाई साहब, तो 5 ही साल का तो मिलेगा, 10 साल पे ले रहा रुपया, था इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। 200 से जीरो गया, तो इसको रुपया मिलेगा 50 यहाँ पे इंटरेस्ट, और ये जीरो से 2 जीरो गया, तो 8×5 = 40 रुपया यहाँ मिलेगा इसको, तो 90 रुपया इसको ज़्यादा मिलेगा भाई साहब, ज़्यादा रुपया मिलने वाला नहीं है। तो 1200, 800, 2000, 3000, 3000, 90 रुपया है क्या कहीं? कुछ गलत सलत कर दिया क्या मैंने? 1200, 800, 1000, मेरे हिसाब से तो यही है यार। 3000, 90 रुपये आ रही है, 2000, 3000, ओ 5% मिलेगा कितने, 8 साल के लिए। ये 8 से गुना कौन करेगा यार? 5% मिलेगा कितने के लिए, 5 साल के लिए। ये 5 से कौन गुना करेगा? तो ये हो गया 250 भाई, 50 से आया, 50 25 संयम 250, ठीक है। और ये हो गया 8×40 हुआ था, ये 2×0=40, और 8×4=32, 320 रुपया ये हो गया इनको। तो रुपया कितने हो गए, 370 हो गए। 3 और 2 5, 570 हो गए। अभी भी नहीं आएगा, सही लग रहा है यार, फिर से कर लूँ क्या? डिपॉजिट 1200 नाउ, ओहो भाई, और ये 1200 पे भी तो मिलेगा 10 साल का ब्याज। ये कहाँ गया? 10 साल, 5% डिवाइड बाई 100 × 10, 10 साल, तो 100 से 2 जीरो गया, 5 ये 12×5 = 60, और 60 का करोगे तो 600 रुपया और आ गया। तो पहले कितना मिल रहा था इनको, अभी देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले इनको मिल रहा था 570 रुपया और 600, और तो 6×5 = 1170 रुपया। अभी भी गलत हो रहा है, फिर से गुना भाग कर लेते हैं भाई। 1200 पे इनको मिलेगा 5% ब्याज 10 साल के लिए, और 1200 रुपया है ही है, ठीक है। ब्याज कितना मिलेगा, मैं ब्याज जोड़ दे रहा हूँ, बाकी ये जोड़ देंगे। 800 रुपया पे इनको ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से 8 साल के लिए। 1000 पे इनको ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से 5 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25, तो 250 ये आ गया, और जीरो से जीरो गया तो 8×5 = 40, और 8×4=32, तो इनका ये आ गया, ठीक है। 320 इधर आ गया, और फिर ये जीरो से ये जीरो गया, और 12×5 = 60, और 60 का 10 से करोगे तो 600 आ गया, ठीक है। तो 600, 6×3 = 900, 9×2 = 1100, 11 ये हो गया 1170 रुपया, ठीक तो आ रहा है 1170 रुपया ये हो गया। और इनको 2000, 3000 में, 3000 मतलब 3000 वो हो गया, और 1170 रुपया, 4170 रुपया इनको मिलेगा मेरे हिसाब से, समझते भाई। रेणु बाला अभी 1200 रुपया, अब से 2 वर्ष बाद 800 रुपया,
ठीक है, कुछ हम गड़बड़ी, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अब से 5 वर्ष बाद 1,000 रुपया जमा करती है। यदि बचत बैंक की ब्याज दर 5% है तो उसे अब 10 वर्ष बाद X रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, X का मान ज्ञात कीजिए। यार मैं तो सही किया हूं ना भाई साहब। 1200 रुपये पे इसको कितना मिलेगा, 10%, 10 साल का ब्याज मिल जाएगा 5% के हिसाब से। 1 साल में इसको रुपया मिल रहा है, ऐसा बढ़ता जाएगा क्या रुपया हो। ओ हो, मतलब 4,170 आ रहा है ना। मेरे हिसाब से मैं क्या बताऊं कहाँ पे गलती हो रही थी मेरे से भाई साहब। 1 साल में कितना होगा 1200 का ब्याज। 1 साल में जो 1200 का ब्याज होगा, यहाँ पे मैं 100 करूं तो 12×5 = 60 रुपया। अब जो नेक्स्ट 9 साल बचा ना उसको 1260 पे ब्याज लगेगा। 5% डिवाइड बाई ये, फिर जितना आएगा फिर वो, अरे बहुत ये लंबा कैलकुलेशन है भाई, ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये मोटा मोटी क्या हो जाएगा, 4,100 आ रहा है तो ऐसे बढ़ बढ़ के ये ज़्यादा ही ज़्यादा पहुंचेगा। मैं तो भाई ऑप्शन 8 ठोक दूंगा इसको, ज़्यादा दिमाग लगा। डी ऑप्शन हो रहा है, मतलब 4,400 समथिंग इसको और थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होता होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाता, लेकिन छोड़िए, वो हमारा सिविल से रिलेटेड नहीं है, टाइम भी लॉस करा दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता दिया कैसे सॉल्व होगा। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर इन द आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द समर। वाह 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 भाई, आरसीसी मेंबर आपने, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, बीम बना दिया एक, ठीक है, और समर में कर दिया भाई साहब, तो फर्स्ट क्रैक क्या आएगा, फ्लैक्सरल क्रैक आएगा क्या, सेटलमेंट क्रैक आएगा क्या, श्रिंकेज का क्रैक आएगा या कोरोसिव स्पैन, कोरोजन तो आ ही नहीं जाएगा, फ्लैक्सरल भी नहीं आएगा यार, समर से फ्लैक्सरल का क्या लेना देना है, सेटलमेंट का क्या, श्रिंकेज फ्रिंकेज आएगा। सी ऑप्शन ठोक देता हूं मैं, सी करेक्ट होगा। आगे क्या है, वन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा हाँ एक चीज आप याद रखिएगा, जो ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो रिलेटेड होता है किससे, टाइम से रिलेटेड होता है, समर से होता है, विंटर से होता है, और समर विंटर इससे रिलेटेड होता है। ये आप देखिएगा, आपको मिलेगा पढ़ने को इसमें, ट्रांसपोर्टेशन में भी, जब ये डिजाइन करते हैं रोड वगैरह तब ये सब देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड प्राइमरली, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड प्राइमरली। अच्छा भाई साहब, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो पे भाई साहब, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले, ऐसा नहीं कि सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन पहले हम लोग क्या मेंटेन करना पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ कर देंगे तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन, किसमें, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हा हा, एक्वाटिक एनिमल जो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर में, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है भाई साहब, कहाँ, वाटर में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ही होगा ये, मतलब क्या, बी ऑप्शन ऐसे क्यों देता है क्वेश्चन यार, कंफ्यूज करा दिया इसने तो। देखिए ये भी क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तेफ्टी लगाना होगा, ये जी क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा भयंकर लिख दिया। ए प्री स्ट्रेस concrete of beam 150 into 300 mm supported a live load 5 किलोन्यूटन का, ठीक है, ओवर ए सिंपली सपोर्टेड स्पैन है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्पैन है, लाइव लोड कितना है 5 किलोन्यूटन का, ठीक है, स्पैन 8 मीटर है, it has a parabolic cable having an electricity of, oh, eccentricity of 75 mm at mid span। ओ भाई 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 भाई, ये आपका बीम है ना,
तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक केबल है जो इसेंट्रिसिटी एट द मिड कितना है, पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ज़्यादा है लेकिन मिड में कितना है, मिड में है 75 mm एट द मिड स्पैन ऑफ द इंड, 0 एंड 0 एट द इंड, इसेंट्रिसिटी मतलब यहाँ, ओहो ओहो, ये हो गया, ठीक है, ये मिड हो गया। तो यहाँ पर तो जीरो इसेंट्रिसिटी अगर ऊपर से मेजरमेंट करें तो ये कहाँ से दिया है, इट हैज अ पैराबोलिक केबल हैविंग एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 75 mm एट द मिड ऑफ द स्पैन एंड 0 एट द एंड। मतलब ये इधर से लिखा जाएगा, याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी 75 mm, नीचे से नहीं होगा, वो नीचे से तो दे देते। द pre-stressing force required to maintain the net resultant stress at the bottom fiber at mid span at 0 under the action of dead load and live load plus pre-stressed। भाई क्या दे दिए यार, डेड लोड कैसे निकालोगे। अच्छा मैं एक गेस कर सकता हूँ आपके लिए कि भाई 1500 ये है और 300 ये है, और 150 300 कितना होगा, 15 या 45, 45 और 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर आपका 8 मीटर ये हो गया, तो कितना आ गया, 8 पंच 40 का 0 हासिल 4 और 8 चौक 32, 4 36 और ये 3 जीरो है, मतलब mm² मीटर, ठीक है। अब भाई साहब इसकी क्या होती है, ग्रेविटी स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है कंक्रीट की, कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होगी भाई साहब, ये तो मैं भूल गया हूँ यार, शायद 2500 लेते हैं आई थिंक, 2500 अगर मैं ले भी लूँ, मान लो मुझे याद नहीं है, 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm², तो mm² से mm² गया, तो ये चलिए ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे आ गया है, तो 25 36 गुने 25, तो 25 छक्का 150, 0 15 आया, 25 तियाँ 75, 15 80 10 90, 900 आया, ठीक है। और फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कुछ लेते हैं 1.5 डेड लोड में, तो 9 और 9 बचे 45, 9 4 13 और ये 5 किलो न्यूटन का है, तो 8 मीटर से तो 8 5 40। गेम अलग जा रही है भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन ना आप गलती से भी अटेम्प्ट मत करना इसमें, RRB जेई में, एक तो टाइम नहीं देते हैं, ऊपर से इतना बड़ा नौटंकी कर दिया, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में भी कल सॉल्व करा सकता हूँ, इतना बड़ा नौटंकी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आदमी फंस जाता है, फिर सॉल्व नहीं होता है, तो मैं गलती यहाँ पे क्या किया कि अभी देखिए इसके चक्कर में फंस गया, तो आप ऐसे गलती मत कीजिए भाई साहब, ये डिस्कशन चल रहा है, आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेशन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट डिस्कशन चल रहा है कि क्या क्या आपका क्वेश्चन अप्रोच क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कोलकाता में है, ये क्या क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है, व्हाट इज इक्वल द मेजरमेंट ऑफ द 1 माइक्रोन एम्पियर, माइक्रोन क्या 10⁻⁻6 होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इतना क्या घटिया क्वेश्चन पूछ देते, एक तो ऐसे तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, देखो अभी कितना नौटंकी, इजी क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन एक एक मिनट में सॉल्व हो गया, तो इसके चक्कर में ना आपको छोटा क्वेश्चन गंवाना नहीं है। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूरा एकदम ठोक लो अच्छे से, पूरा क्वेश्चन करेक्ट करो अच्छे से, देन आफ्टर आप बड़े के ऊपर पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है मामला। मैंने कईयों एग्जाम दिया है, कई बार ऐसे ही नौटंकी हुई है। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इक्वल टू द मेजरमेंट, ओ ये तो हो गया, ट्रसेस
comprises triangular figure. आहा, generally triangular देखते हैं. A pin jointed stable figure. Oh, a pin jointed stable figure is a triangular. Is it like that? Triangular ही होगा pin jointed stable, और नहीं होगा. Generally comprises the triangular figure trusses. A pin jointed stable figure is a triangular. Yes, maybe ये हो सकता है. डी ऑप्शन में इसको ठोकूंगा भाई साहब. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब सी ऑप्शन होगा. इसी की वजह से रखते हैं ये. डी है ये करेक्ट. करेक्ट नहीं है, गलती मत कर देना. करेक्ट क्या है एक्सप्लेनेशन भाई साहब. ये पिन जॉइंटेड स्टेबल व्हाई वी पुट द ऑलवेज. लेट मी सर्च, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है. और ये गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एक इंजीनियर से. वाई. ओ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द शेप एंड डिजाइन. ये क्यों लिख रहे हैं भाई साहब. ट्रसेस कंसिस्ट टिपिकली बट नॉट नेसेसरली. याद रखिएगा, हमेशा नहीं. straight member connected at joint, traditionally termed plane joint. Trusses are typically comprises of triangle, but not necessarily, because of the structural stability of that shape and design. ये यार इस हिसाब से अगर मैं इसको पढ़ के वहां पे आंसर दूं इस वाले क्वेश्चन का, तो मैं तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानूंगा. ये क्वेश्चन तो यही है ना, स्टेबिलिटी, सेफ स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग. क्या गलत है क्या कुछ. यहां देखो कुछ करेक्ट हो सकता मिल जाए. कोरा पे देख लेते हैं. ट्रसेस आर डिजाइन इन द ट्रायंगुलर शेप बिकॉज, लेजिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए. ट्रसेस आर डिजाइन इन द ट्रायंगुलर शेप बिकॉज द triangle is inherently a stable geometric shape. The three sides of the triangle, when connected, form a rigid structure that is resist of the deformation under load. The key reason why the triangular shape is preferred for trusses are load distribution. The triangle distributes the applied load evenly across its three member, preventing bending or warping of the structure, and this allow to truss to efficiently transfer load from the top chord to the bottom chord. Rigidity. The triangular configuration provide highly rigidity and resistance. What are the use of triangle in the truss? ये बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है भाई साहब. ये देखिए, माँ ट्रायंगल ट्रायंगल नौटंकी किया गया है. यार मैं तो भाई साहब यही ऑप्शन देता. देखिए ट्रायंगल ही ट्रायंगल है. अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. तो मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन सही होता, बट डी दिया इन्होंने. देखिए इन्होंने सी सेलेक्ट भी किया, कोई है, बट डी आ रहा है. ओके. When the time taken to complete a given, 100 तक भाई साहब सॉल्व करेंगे बस, ज़्यादा नहीं. When a time taken to complete a given amount of work increases, then when the time taken to complete a given amount of work increase. आय हाय 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 हाय. मान लीजिए आपको एक काम 10 मिनट में करना था, आप 12 मिनट में कर रहे हैं भाई साहब. समझ में आ रही बात. इसका मतलब ये है 10 मिनट में करना था, आप क्या ले लिए, 12 मिनट में कर रहे हैं, 15 मिनट में कर रहे हैं. देन एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, पावर इंक्रीज, पावर डिक्रीज. सिंपल बताइए. When a time taken to complete a given amount of work increases,
तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा क्या? क्या यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात चल रही है, पावर रिक्वायरमेंट की बात चल रही है, क्या चल रही है भाई? देन द पावर रिक्वायरमेंट और एनर्जी रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए वैसा क्वेश्चन है तो पावर बढ़ जाएगा भाई साहब। भाई मान लीजिए किसी मशीन से किसी चीज को 10 मिनट में काम करवाना, 15 मिनट में कर रहा है, तो पावर ज्यादा लगेगा ना उसका, पावर ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा। एनर्जी मान लो कम लगा के कर रहा होगा तभी उसका ये होगा, लेट लग रहा है। पावर टावर पे जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा भाई साहब। इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा डी जा रहा, पावर डिक्रीज होगा। पता नहीं ये क्या बोल रही है भाई साहब। मैं ना दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ क्वेश्चन को, इसलिए गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। ओके, अगर आप अच्छे से सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन को तो प्लीज़ इस कमेंट दीजिए या लिखिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सर्च ही कर लेता हूँ, फिर रीज़न पता चलेगा वाई। ठीक है। द वर्क इज बीइंग डन एट अ स्लोअर रेट। Oh, this is impact the both power and energy, bhai. When the time taken to complete a given amount work increases, it means that the work being done at a slower rate से काम हो रहा है. This means an impact on both power and energy. ये तो मैं भी समझ रहा था बात को, लेकिन मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ. If more work is done in the same time interval, the power is increased. ओहो, यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर भाई, ओहो, इफ मोर टाइम, एक गिवन टाइम में आपको क्या है, आपको समझने की यहाँ पे ये है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक मान लीजिए आपको 10 मिनट में काम करना है, 8 मिनट में मैंने काम कर दिया, मतलब क्या होगा कि पावर मैंने इंक्रीज करके, किसी भी सिस्टम का पावर इंक्रीज करके उसको 10 मिनट का काम 8 मिनट में करवा दिया। बात हो रही है यहाँ पे ये चीज, पावर कितना कंजम्पशन होगा उसकी बात नहीं हो रही है, सिस्टम का पावर कितना होगा। पावर हम इंक्रीज किए, 10 मिनट का काम 8 मिनट में करवा दिए। देखिए रीजनिंग का है, आपकी रीजनिंग कैसी है किसी क्वेश्चन को लेकर के उस पर डिपेंड होता है। देखिए मेरी रीजनिंग यहाँ पे गलत थी, क्वेश्चन क्या तर्क है आपका, रीजनिंग का मतलब तर्क। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका पावर डिक्रीज होगा अगर आप 10 मिनट का काम 15 मिनट में कर रहे हैं तो। 98 क्या है भाई साहब, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ NaCO3। ये तो भाई क्या है, ये टफ है क्या, मास कैलकुलेट करना है। यू क्या दिखा रहा है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका शायद 14 होता है, और 16 दूनी 32, 16 तीन 48, इसका 48 होगा। तो 49 एक 50 3 53 और 10 63 होगा। बी ऑप्शन ठोक दो यार, और 63 होगा। चलिए आगे बढ़िए, कैसे किया देख लो। HNO3, H कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो इसका क्या होता है, H11 होता है, तो ये नीचे वाला लिखना है। ठीक है, N का क्या होता है, ये 7 पे ये ऊपर वाला लिखना होता है मास के लिए, और ये 14 इसका होता है वेट, तो ये आ गया। O का कितना होता है, वो 8 पे आता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है, और ये कार्बन 6 पे आता है, वो 8 पे आता है, और ये हो जाएगा 16। तो 3 है तो 16 3 48, सो 16 3 सा 48, एंड 14 हो गया, ये हो गया। इट विल बिकम, इट विल बिकम 63। आगे क्या होगा, एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर वायरस और क्या जो भी है, इज अ टाइप ऑफ malware, type of malware that propagate by inserting a copy of itself into
एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ अनदर प्रोग्राम। ओहो भाई 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 भाई, ये क्या बता दिया यार, ये मेरा समझ से बाहर है। वायरस, वायरस ऐसा है भाई, वायरस एक प्रकार का क्या है, मैलवेयर है भाई साहब। मैलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। आहा हा, कितना बढ़िया है भाई, हिंदी में पढ़ता तो समझ में आ जाता है मेरे को कि वायरस का ही, ये फैलाने का काम ना वायरस का ही होता है। इससे हो सकता है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डाल देता है। भाई वायरस इतना खतरनाक चीज है ना, क्या है कि मान लीजिए अभी कोविड आया था तो क्या हो रहा था कि अपना कॉपी एक दूसरे इंसान में डाल रहा था, सिमिलरली कंप्यूटर में भी है, अपना कॉपी क्या है स्वयं चला जाता है दूसरे प्रोग्राम में, फिर वहां पे नौटंकी करता है। तो वायरस है, इस हिसाब से समझो, दिस इज माई रीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एक्चुअली, भाई कम से कम कौन प्रोड्यूसर, उत्तर प्रदेश में तो बहुत होता है, पंजाब हरियाणा में, आंध्रा ठोको यार, और क्या, डी ऑप्शन है तो ऐसे ही कोई बता देगा। चलिए ये ऑप्शन में छोड़ देता हूं आपको, 101 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ लेड्स इज द हार्डेस्ट? 4B, H6H, 5H एंड 6B। ये मटेरियल से क्वेश्चन है। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।